नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति ने मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ, कमियों और जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए इसके अध्ययन की सिफारिश की है। PMAYU एक मांग संचालित योजना थी, इसलिए समिति को लगता है कि कुछ बेघर लोग जो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वो लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि शहरी आवास योजना के प्रभाव का मूल्यांकन और अध्ययन किया जाए और सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी उपाय किए जाएं। बड़े पैमाने पर शहरी गरीबों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए क्या जरूरी संशोधन किए जा सकते हैं, ताकि या तो योजना का दायरा बढ़ाया जा सके या फिर इसी तरह के एक अन्य योजना को तैयार करने की जो व्यवहार्यता है उसका पता लगाया जाए। जमीनी वास्तविकताओं का पता लगाकर अध्ययन के आधार पर शहरी लाभ के लिए ऐसी एक और योजना तैयार की जा सकती है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने एक व्यापक मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी योजना को जून 2015 में शुरू किया था। बढ़ती शहरी आबादी की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू की गई। मिशन की जो अवधि है वो 2015-16 से लेकर 2021-22 तक 7 वर्षों की थी। मिशन को अब 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे सभी के लिए आवास के लक्ष्य पर संसदीय समिति की सिफारिशों की और इसके लाभ और चुनौतियों पर हम करेंगे चर्चा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शंकर लालवानी स्टूडियो में मौजूद है, जो कि सांसद है लोकसभा के बीजेपी से, साथ ही मेंबर हैं जो स्टैंडिंग कमेटी है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, उसके मेंबर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शंकर लालवानी जी और शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर PSN राव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर राव। इसके अलावा मेरे साथ सुधीर कृष्णा जुड़ रहे हैं, फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुधीर कृष्णा जी और शुक्रिया आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। शंकर लालवानी जी, शुरुआत आपसे करूंगी। दुनिया के सबसे बड़े शहरी आवास कार्यक्रमों में से एक, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत का जो हर गरीब परिवार है उसे एक पक्की छत मुहैया कराना है। अब समिति ने इस योजना को लेकर, इस मिशन को लेकर काफ़ी अध्ययन किया, उसके बाद कुछ सिफारिशें की हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा आप बताइए क्या क्या सिफारिशें की गई। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट धारणा है कि जिनको भी छत नहीं है उनको पक्का मकान मिलना चाहिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण में भी। जो सब्सिडी दी जा रही है 1.5 लाख रुपए तक की, और ये मिशन जून 2015 में शुरू हुआ था और 22 में पूरा होना था, लेकिन कोविड के कारण इसको 2 साल बढ़ाया गया है और 2024 में इसको पूरा करने का लक्ष्य है। तो हमने देखा कि किस प्रकार जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं किस प्रकार लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी है कि जो सरकार हमेशा इस तरफ भी सोचती है कि जो हम योजना बना रहे हैं उसका लाभ तो नीचे तक मिल ही रहा है, पर आने वाले समय में और बेहतर और क्या कर सकते हैं उसके लिए भी एक सुझाव के रूप में ये दिया गया है कि ग्राउंड लेवल पे जो पूरी ये योजना लगी है उसको एक बार वस्तुस्थिति जानकारी सरकार ले, और ताकि उसमें बेहतर आने वाले समय और बेहतर क्या कर सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करे। बिल्कुल। सुधीर कृष्णा जी, जो सिफारिशें की गई हैं फिलहाल समिति की तरफ से, उन पर आपकी क्या राय है? क्योंकि तमाम बारीक विश्लेषण और ज़मीनी हकीकत और इसके इम्पैक्ट को पता लगाने की बात कह रही है समिति। जो संसदीय समिति की रिपोर्ट मैंने देखी है, उसकी समरी ऑनलाइन, तो उनकी रिपोर्ट अच्छी है और उन्होंने तथ्यपूर्ण बातें कही हैं जो लॉजिकल भी हैं और इम्प्लीमेंटेबल भी हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है और कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए कि समिति की सिफारिशों को माना जाए। तो उनकी सिफारिश ये है कि एक बार रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। भारत सरकार की योजना अच्छे उद्देश्य से की बनाई गई है और काफ़ी पैसे भी खर्च किए जा चुके हैं और 70 से अधिक 70 से या 72 लाख घर बनाए भी जा चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा शहरों में देखने से अगर ऐसा नहीं लगता है, समिति ने पाया है कि जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति अगर नहीं हो पा रही है पूरे ढंग से, तो ज़रूर निसंदेह उसमें आगे चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें मेरा सुझाव एक है कि 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो स्थानीय निकाय हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़, उनको थोड़ा लीडरशिप का रोल देने की ज़रूरत है। इस समय लीडरशिप जो है प्रोग्राम की भारत सरकार की मानी जा रही है,
तो लोकल प्रॉब्लम है बहुत बड़ा है। जैसे ओवरऑल नेशनल लेवल पर देखें तो जो पोजीशन है सो है, लेकिन एक शहर में क्या स्थिति है, वो शहर की अपनी खासियत है, उसकी अपना वजूद है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसके समाधान भी स्थानीय लेवल पर है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत बड़ी एंटिटी है। एक तो म्यूनिसिपैलिटी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, जबकि जो हाउसिंग शॉर्टेज का असेसमेंट है, पहली बात तो लेटेस्ट असेसमेंट कोई सर्वे के मुताबिक है नहीं, सेंसस भी 2011 का है। भारत सरकार के तत्कालीन हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, जो हाउसिंग का फोकस मिनिस्ट्री थी, अभी तो हाउसिंग और सब कुछ मिला के एक मिनिस्ट्री है, उस समय हाउसिंग पर अलग मिनिस्ट्री थी। तो उन्होंने 2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी, उसका नाम था कि स्टेटस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2013। उसमें उन्होंने लिखा था कि टोटल लगभग 1.89 करोड़ हाउसिंग शॉर्टेज है, और उसके बाद से कोई रिपोर्ट साफ आई नहीं कि हाउसिंग शॉर्टेज कितनी है, क्योंकि जब इतने पैसे खर्च हो चुके, इतना इन्वेस्टमेंट किया जा चुका, तो हाउसिंग शॉर्टेज अब कितनी बची, नंबर 1। और दूसरा क्या है कि जो हाउसिंग शॉर्टेज है, वो उन्होंने ये भी कहा कि ये हाउसिंग शॉर्टेज जो है 1.89 करोड़ या 18.78 मिलियन जो है, उसमें से 1.5 करोड़ जो है वो लोग घरों में मतलब संकुचित ढंग से, यानी कंजस्टेड घरों में रह रहे हैं। तो कंजस्टेड घरों में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास शेल्टर नहीं है। तो अगर उसको हम मान लें कि शेल्टर है, तो फिर बहुत कम शॉर्टेज थी उस समय भी। तो शॉर्टेज किस तरह की है अगर हम ये देखें और उसको म्यूनिसिपैलिटी वाइज अगर हम सर्वे करें, तो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा, बाद में मैं फिर बोलूँगा, अभी तो पैनलिस्ट और भी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घर दिए जा रहे हैं उसको किस तरह से उपयोग हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे EWS के लिए घर बनाए कि जो प्रोविज़न है कि जो कॉम्प्लेक्स नए बन रहे हैं, पिछले कई सालों से, दशकों से है ये, उसमें 10% के यूनिट्स जो हैं वो EWS बनेंगी। लेकिन आप जाके देखें तो उस EWS में रह रहा है कोई और, अलॉटी तो रह नहीं रहे हैं। अच्छा। अब जहाँ मैं ही रह रहा हूँ वहाँ पर 800-850 अपार्टमेंट हैं और लगभग 150 EWS यूनिट्स हैं, और सारी EWS यूनिट को मतलब अपग्रेड करके उसमें सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स रह रहे हैं, गाड़ियाँ भरी रहती हैं। वो EWS अलॉटी कहाँ गए? और एक अकेला केस नहीं है, चारों तरफ गुड़गांव में भी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिनके लिए घर दिए गए वो कहाँ रह रहे हैं? तो इसका भी सर्वे करने की ज़रूरत है कि जिस उद्देश्य से जिसको घर दिए गए, क्या वो वाकई में अब EWS से बाहर निकल के हाउसिंग के हिसाब से जो अनइनहैबिटेबल हाउस थे उनसे बाहर निकल के ढंग से रह रहे हैं, या वो उसी झुग्गी वगैरह में कंटिन्यू कर रहे हैं, और साथ साथ इनके नाम से घर बन गए और पैसे भी खर्च हो गए सरकार के, और उद्देश्य की पूर्ति न हो पाई। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इसको लेके, हाँ, एक और बात कहूँगा कि योजना प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, जो कि डॉक्टर बाकी जो और बारीक बातें आप बता रहे हैं सुधीर जी, उस पर मैं आऊँगी, आपकी राय लूँगी। प्रोफेसर राव, पहला आपका कमेंट, जो रिकमेंडेशंस की गई हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो शॉर्टेज, हाउसिंग शॉर्टेज को लेकर जो बात अभी सुधीर जी ने कही, पैनल ये कह रहा है कि 67 लाख घरों का एक शॉर्टेज था, जो इनिशियल असेसमेंट था और सैंक्शन हाउस थे। उसके बाद जो स्कीम ने डिमांड ड्रिवन अप्रोच एक तरह से कहीं ना कहीं अपनाया, ये जो शॉर्टेज की बात है प्लस जो और पॉइंट्स अभी सुधीर जी ने उठाए हैं, इन सब के मद्देनज़र ये रिकमेंडेशंस आपको कितनी वाजिब लग रही हैं? जी, जब भी कोई हम इतना बड़ा स्कीम करते हैं और इतना 6-7 साल जब निकल जाता है, तो उसका एक एवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य काफ़ी साफ है कि हाउसिंग फॉर ऑल, सबको मकान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये, काफ़ी इसमें धनराशि का खर्चा हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 वर्टिकल है। एक है बेनिफिशियरी लेड कंट्रीब्यूशन, जिसमें अगर आपके पास छोटा सा ज़मीन है तो आप कुछ उसमें आप मकान बना सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ धनराशि का उपलब्ध करवाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है इन सिटू स्लम अपग्रेडेशन, जहाँ पे ऑलरेडी स्लम है तो वहाँ पे वहीं पे आपको मकान बना के दिया जाएगा। फिर एक है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, जिसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, चौथा जो है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिसमें उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा अगर देखें, जो कमेटी का भी ऑब्जर्वेशन यही है, पार्लियामेंट्री कमेटी का, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो बेनिफिशियरी
लेड कंट्रीब्यूशन का BLC के अंडर मैक्सिमम हाउसेस बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आदमी के पास ऑलरेडी जमीन है, 60% बोला है हाँ उन्होंने जी, कि तो वो BLC के अंदर। उसमें जमीन ऑलरेडी है उनके पास, तो उन्होंने उसके ऊपर मकान बना लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मदद के साथ में। तो जिनके पास जमीन नहीं है तो उनका क्या होगा, ये एक बहुत एक अहम मुद्दा है, इसको हमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में नहीं सोचा है। एक और PMAY में एक 5th वर्टिकल बाद में जो ऐड किया है वो है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। जिन लोगों की जो कोविड के बाद में जो माइग्रेंट पॉपुलेशन हमें जो देखने को मिला है, ये कई दूर दूर शहरों से आते हैं, कोई दूसरा शहर में जाके वहाँ पे बसते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए पूरा एक मकान का जरूरत नहीं है, उनका पूरा फैमिली वहाँ पे नहीं है, लेकिन अकेला माइग्रेंट है, वर्कर है वो, तो उनके लिए एक रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एक होना चाहिए। तो उसका इन सब चीज़ों का एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन होना चाहिए। ऐसा पार्लियामेंट कमेटी का रिकमेंडेशन है, ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है, मैं सहमत हूँ उससे। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को ये पूरा सर्वे करना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि अगर हमें कहीं पे चूक हुआ है, कहीं पे कुछ गलतियां हैं, तो उसको हमें सुधार के अगला 1-2 साल में हम उसको ठीक ठाक कर सकते हैं। जहाँ तक हाउसिंग शॉर्टेज की बात है, 2021 का सेंसस अभी आया नहीं क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी वो डिले वगैरह वो सब हो गया है। सो 2011 का जो सेंसस है उसी का बेसिस में हम ये हाउसिंग शॉर्टेज की बातें अभी हम कर रहे हैं। लेकिन जब इतने सारे मकान ऑलरेडी बन चुके हैं, ये जाहिर है कि हाउसिंग शॉर्टेज कम हो गया है। एक और बात भी है कि पिछला 10 साल में देश का पॉपुलेशन बढ़ भी गया है, तो एग्जैक्ट फिगर अभी क्या है मैं एक गेस नहीं करना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि हाउसिंग शॉर्टेज हो सकता है कम हो गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नए हाउसिंग शॉर्टेज हो सकता है कि बढ़ भी गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया है, आपका गरीब लोगों का जनसंख्या भी बढ़ गया है जिनके पास मकान नहीं है। तो ये भी एक रिसर्च की बात है, इसमें हमें करना चाहिए। और एक और आखिरी बात मैं बताता हूँ कि एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज PMAY के अंडर में एक करवाया था, जहाँ पे 6 शहरों में लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो विदेशों से यहाँ पे ले आके ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज में के रूप में तकरीबन 1000 मकान एक शहर में, 6 शहरों में 6000 मकान विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो बनवाया गए हैं। वो भी तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, उसमें लोग रह रहे हैं। तो इसका भी एक टेक्नोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी हम पहली बार हमारे देश में इसको हम लेके आए हैं, लोगों का इस टेक्नोलॉजी के प्रति क्या उनका एक्सपीरियंस है, वो लोग खुश है नहीं है, क्या है, वो भी हमें देखने का जरूरत है। तो अगर हम ये सारा रिव्यू करेंगे तो फिर हम अच्छी तरह से इसको हम थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं PMAY को, और इसको आगे अच्छी तरीके से इसको हम आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। शंकर लालवानी जी, जैसे प्रोफेसर राव ने भी बताया, सुधीर जी ने भी कई बातें कही हैं, और जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट है वो ये हाईलाइट कर रही है कि ज़मीन खरीदना अर्बन एरिया में ज़्यादा चैलेंजिंग है घर बनाने से। और इसीलिए जैसे उन्होंने जो वर्टिकल्स का जिक्र किया है, ISSR जो वर्टिकल है, ये कमेटी भी मान रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल होना चाहिए, लेकिन जबकि वो इंपॉर्टेंट वर्टिकल ना होकर जो 60% हाउसेस बन रहे हैं वो BLC में बन रहे हैं। तो ज़मीन का जो मुद्दा है, ये कितना गंभीर मुद्दा है और कितनी बड़ी चुनौती है फिलहाल? देखिए, अर्बन एरिया में ये समस्या आती है। मैं खुद अर्बन एरिया से आता हूँ, और अर्बन एरिया में चूँकि लैंड जो स्टेट देती है, इसमें अब स्टेट की अपनी प्रायोरिटी है, और मुझे लगता है कि लैंड जो है वो आउटर एरिया में ज़्यादा अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, पर आउटर एरिया में ये लोग जाना नहीं चाहते, जो मेरा अनुभव है। और इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि उनका जो वर्किंग एरिया है वो सिटी कोर एरिया में है, क्योंकि ये मध्यम वर्गीय गरीब लोग हैं। तो हमने एक सजेशन भी दिया है कि इनकी कनेक्टिविटी इनको फैसिलिटेट ऐसे करना चाहिए ताकि ये रहें वहाँ और वर्किंग के लिए यहाँ आ पाए, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा, जो नई टेक्नोलॉजी की और शॉर्टेज की बात कही, ये बात सही है कि 2011 सेंसस से हुआ है, पर मंत्रालय ने ये स्पष्ट कहा है कि स्टेट जितनी डिमांड करेगा हम उतनी भरपाई करेंगे, देंगे। तो ये स्टेट का एक मैटर है कि कितनी वो डिमांड करते हैं, कितने हाउसेस उनके यहाँ और आवश्यकता है, तो ये स्टेट मैटर है। तो स्टेट जितनी डिमांड करता है उतनी केंद्र सरकार राशि देता है। ये रही शॉर्टेज की बात। एक बहुत अच्छी बात आपने कही राव सर ने कि जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि उन्होंने 6 शहरों में अलग अलग टेक्नोलॉजी से नए जो हाउसिंग के
टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट चला है। ये हमारे इंदौर का में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइट हाउस करके एक प्रोजेक्ट हमें इंदौर में दिया है। और ये सभी टेक्नोलॉजी वो है कि जिनमें पर्यावरण का सुधार हो सकता है, दूसरा कम बजट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, और तीसरा जल्दी इन्वायरमेंट को और जल्दी बन सकते हैं। तो ये तीनों जो फैक्टर हैं उसमें ध्यान में रखते हुए ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट और अन्य टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं। और ये बात सही है कि एक बार बन जाने के बाद उसमें किस प्रकार से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ लाइट हाउस प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें सिविल इंजीनियर के बहुत सारे जो यंगस्टर हैं, नए हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो देखने आते हैं कि क्या है, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। तो आने वाले समय में ये देश भी चाहता है कि तेज़ी से अर्बनाइजेशन में जिस प्रकार रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है उस प्रकार की अच्छी टेक्नोलॉजी किस प्रकार हो सकती है, और कम सस्ते मकान कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, वो उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा है। बिल्कुल। तो पूरी जो मंशा की बात शंकर जी कह रहे हैं, सुधीर जी, जाहिर तौर पर सरकार की मंशा है कि हर एक को मजबूत पक्का घर मिले, और इस दिशा में ही जो ये योजना है उसका दायरा 2024 तक बढ़ाया गया। और अब कमेटी ये कह भी रही है कि ज़रूरत हो तो या तो एक नई योजना लाई जाए या फिर इस योजना की अवधि को ही और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो मेन कंसर्न है, मैं एक बार फिर से उसी पर आना चाहूँगी जिस पर बात हो रही है कि ज़मीन का जो मसला है, क्योंकि जो सैंक्शन हुए थे इस वर्टिकल में, जो ISSR वर्टिकल है, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट वर्टिकल, उसमें सैंक्शन हुए घर वो करीब 4.5 लाख हैं, जबकि डिमांड जो थी वो करीब 14 लाख घरों की थी। और सिर्फ 99,000 घर ही डिलीवर हो पाए दिसंबर 2022 तक की अगर बात करें। तो ऐसे में आपने जो दो बातें कही कि स्टेट गवर्नमेंट और जो म्यूनसिपैलिटी की आपने बात कही कि उन्हें थोड़ा सा मजबूत बनाया जाए, क्या उपाय हो सकते हैं कि जो ज़मीन का मसला है उसे कम से कम ठीक किया जा सके? जी जी, बताइए बताइए। एक ऑब्जर्वेशन मेरा भी रहा इस पे जो आपका प्रश्न रहा है कि हमने देखा जब हम पार्लियामेंट्री कमेटी एक स्टेट में गए थे और उन्होंने लगभग हजारों मकान बना के रखे हैं, लेकिन हमको ये आश्चर्य हुआ कि उन्होंने बनाने के आज कई महीनों बाद भी बेनिफिशियरी क्यों नहीं दिया। जब हमने चीफ सेक्रेटरी तक लेवल के अधिकारियों से मैं पूछा तो उनके पास कोई संतुष्ट जवाब नहीं था। लेकिन ये एक जो हम ऑफ द रिकॉर्ड जो हमको जानकारी मिली कि पॉलिटिकल इलेक्शन के कारण हमने रोके हैं, तो ये मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सरकार पूरी मदद कर रही है, आपके मकान, आपने जो बात कही कि डिलीवर नहीं हुए और रहने नहीं गए, तो उसमें एक बात ये भी कभी कभी आती है कि पॉलिटिकल एजेंडा रहता है कहीं और वो उस इलेक्शन को जोड़ के देते हैं। मैं नंबर भी बता सकता हूँ कितने नंबर मकान हजारों की संख्या बने हुए हमने देखे, लेकिन उन्होंने अभी तक पोजीशन नहीं दिया। उन्होंने कहा हम एक प्रोग्राम करेंगे, बड़ा करेंगे और बाद में करेंगे। तो इस प्रकार का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी मंशा साफ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो बाधाएं आती हैं, कुछ का जिक्र शंकर जी भी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये सब कुछ फेस करना पड़ता है अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो आपका सुझाव क्या होगा इस पर? तो ये मैं कहना चाहूँगा कि लोकल समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन उसका समाधान जो है वो स्थानिक रूप पर लेना बहुत ज़रूरी है। और ये नंबर्स जो हैं उसको हमें म्यूनिसिपैलिटीज़ को सौंपना पड़ेगा, उनके संख्याओं को, और उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सिटी डेवलपमेंट प्लान। एक सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाना होगा जिससे पता चले कि शहर में होना क्या है, बिकॉज हाउसिंग अपने में ही एक सभी चीज़ें मिला के होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्लान क्या है, और मोबिलिटी के लिए, और हाउसिंग एक हुआ, फिर स्कूल वगैरह कहाँ पर है, अस्पताल कहाँ रहेंगे, ये सब ध्यान दे के देखिए सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाना होगा। एकदम से हाउसिंग में चले जाना जो है, उससे क्या होगा कि जो घर बनेंगे वो क्या पता जो आवश्यकता की पूर्ति, बेसिक नीड्स जो है उसको पूर्ति कर सके ना कर सके, तो लोग जाएंगे नहीं वहाँ पे, कनेक्टिविटी अगर ना हुई। और दूसरा क्या है कि जो मेजर हाउसिंग शॉर्टेज जो तब के सर्वे में 2013 की रिपोर्ट जो बनी, वो जो लास्ट अवेलेबल रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, उसके बाद से क्या है कि इधर उधर के सर्वे हो रहे हैं और कोई रिसर्च रिपोर्ट आ रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये अब सेंसस ना हो पाया, ये भी दुख की बात है। तो एक हमें मॉडल भी डेवलप करना पड़ेगा कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को कह दें कि भाई आप सर्वे करके रिपोर्ट दीजिए, हर एक म्यूनिसिपैलिटी करेगी, उसको कंपाइल कर लिया जाए बजाय सेंसस का इंतजार करने के। एक तो ये, और दूसरा क्या है कि जो हाउसिंग शॉर्टेज है ये स्लम में ज़्यादा है। स्लम एरिया जिस तरह से हमने डिफाइन किया है कि अगर आप टोटल देखें तो सेंसस के हिसाब से वेकेंट हाउसेज बहुत हैं, और शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ से ज़्यादा है। 2011 के सेंसस के हिसाब से मोर देन 1 करोड़ हाउसिंग यूनिट्स वर वेकेंट एज ऑन सेंसस डेट इन 2011।
तो अब वो वेकेंट इसलिए है कि बहुत सी बातें हैं उसमें, तो खाली घरों का यूज़ करना है, वरना एक तरफ हम घर बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ खाली घर है, उसकी भी एक देखने की ज़रूरत है। और तीसरा क्या है कि जो स्लम के रीडेवलपमेंट में प्राइवेट पार्टनर्स की, प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी योजना देनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आते हैं लेकिन हमारे रेगुलेटरी इतने ज़्यादा सिस्टम जटिल हो गए हैं कि वो कर नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट खुद डेवलपमेंट करने के बजाय, स्कीम सब कुछ है, ऐसा नहीं कि स्कीम नहीं है, प्राइवेट पार्टनरशिप में स्लम का रीडेवलपमेंट वो भी इसका एक वर्टिकल है हमारे हाउसिंग फॉर ऑल, लेकिन उसको जो है आगे लाने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए धारावी में, अब इस समय थोड़ा न्यूज़पेपर में देख के थोड़ा सा मन में शंका हो रही है अडानी को लेके, क्या पता नहीं, लेकिन जो अगर कागज़ पर देखें तो योजना बहुत अच्छी है। प्राइवेट पार्टनर्स के साथ अगर गवर्नमेंट रेगुलेटरी सपोर्ट पूरी दे तो प्राइवेट पार्टनर्स जो है हाउसिंग में दे कैन डू वंडर्स, बिकॉज उनके पास जो है ड्राइव है, एंटरप्राइजिंग का जो उनका नेचर है, और उस करके वो बनाएंगे बहुत अच्छे, लेकिन रेगुलेशन में उलझ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर रीडेवलपमेंट करना है वहाँ के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो बहुत जटिल होती हैं। अच्छा, और लास्टली मैं ये कहूँगा कि प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, और जैसे सिटी डेवलपमेंट प्लान मैंने कहा, जो रीजनल प्लान की ज़रूरत है कि आपको सबको शहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कनेक्टिविटी अच्छी दे दें तो सबर्बन एरिया है, वहाँ से अगर आप आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मेट्रो रेल है या है, उससे अगर हम शहर में आधे घंटे 45 मिनट में आ सकें, शहर से 50-60 किलोमीटर दूर रह के 40-50 मिनट में हम आ सकें, तो सबको शहर में आके सबको घर शहर में देने की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स वहाँ पर स्कूल की फैसिलिटी होना चाहिए या हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए, ये सब तो सही बात है, लेकिन वो देने के बाद, क्योंकि देखिए यहाँ शहर में बहुत से लोग आते हैं जो अकेले आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के आते हैं, वो झुग्गियों में या पता नहीं कहाँ रहते हैं, वो परिवार उनका गाँव में ही है, तो परिवार को छोड़ के बस एक सिक्योरिटी गार्ड की 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए पूरा अपना परिवार ही शिफ्ट कर दें, ये संभव नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड है और इस तरह के जो काम है, जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, वो अपना परिवार गांव में छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। तो अगर उनकी, और यहाँ पर फिर वो कहीं पर जाके एक कमरे में रह रहे हैं, फिर ऐसे भी दिक्कतें हैं। तो इसलिए अब रीजनल प्लानिंग की भी ज़रूरत है, और होता भी जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं कुछ हो नहीं रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन उसको प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, लोकल प्लानिंग, सिटी प्लानिंग पे जोर देते हुए और उसके मोबिलिटी प्लानिंग का उसमें जैसे फोकस बना के, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन जरा इसको योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ना पड़ेगा। केवल हाउसिंग का पकड़ लेंगे अगर, तो घर बनेंगे लेकिन वो काम नहीं आ पाएंगे, कुछ हद तक काम आ रहे हैं, लेकिन, और लास्टली तो फिर से जिससे शुरू किया था हमने कि इवैल्यूएशन की बहुत आवश्यकता है। एक इवैल्यूएशन और प्रॉपर रीसर्वे, सिस्टमैटिक सर्वे, सेंसस का इंतजार किए बगैर। अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है, हर चीज़ के लिए सेंसस की हाउस होल्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप देखिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम डेटा बहुत जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं। लोकल सर्वे करा के म्युनिसिपैलिटी से लेके डेटा हम कंपाइल कर सकते हैं। जी सुधीर जी मैं देखता हूं कि क्योंकि समय की कमी है, एक कमेंट प्रोफेसर राव का भी ले लेते हैं। जो तमाम चैलेंजेस की बात है, क्योंकि हो रहा है कि या तो एक नई योजना लेकर आइए या आप इसी को और विस्तार दीजिए, तो आपको क्या इम्प्लीमेंटेशन के लेवल की जब हम बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर जो गैप है वो पता लगेंगे। आप लोगों ने भी कई सारे चैलेंजेस बताए हैं। ऐसे में सही उपाय फिलहाल भारत जैसे देश में क्या है, जहां राजनीति भी अपनी तरफ है, तमाम और स्टेट का जो स्टेक है वो अलग है, और ये बात पैनल भी कह रहा है कि जो बेनिफिशियरी है, जो स्टेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं सब साथ मिलकर अगर काम करेंगे तभी लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। बिल्कुल, ये तो सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो हो रहा है, जैसा लालवानी जी ने अभी बताया है कि कई जगह पे मकान बन गए हैं, डिलीवरी नहीं हुआ है। हमारा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में एवेल्यूशन एज अ थीसिस उन्होंने, स्टूडेंट्स ने जाके स्टडी किया। वहाँ पे ये पता चला है कि उनको पोजीशन भी दे दिया है, लेकिन फैमिली शिफ्ट हो नहीं रहा है। अच्छा। फैमिली इसलिए शिफ्ट नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं पे पानी का दिक्कत है, तो कहीं पे बिजली का दिक्कत है, कहीं पे स्कूल बहुत दूर है, या कहीं पे उनका प्लेस ऑफ वर्क काफ़ी दूर है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहाँ पे बस सर्विस नहीं है। तो इसलिए जो सुधीर जी भी कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होना चाहिए, सिर्फ हाउसिंग को इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहिए। हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा, लेकिन हाउसिंग प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ द एंटायर सिटी में कैसा फिट होगा, ये हमें देखने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है कि एक अलग नया योजना का कोई ज़रूरत नहीं है। ये योजना ठीक है, इसी योजना में कुछ ट्वीकिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, और इसी योजना को अगर हम थोड़ा सा ठीक ठाक करके हम आगे ले जाए
आफ्टर डूइंग द सर्वेस मेरे ख्याल में ये योजना और आगे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो सरकारी ज़मीन के ऊपर झुग्गी झोंपड़ी डाल के लोग बैठे हुए हैं, वो बेनिफिशियल लेड कंट्रीब्यूशन में नहीं आ सकते हैं, तो इन सिटू स्लम अपग्रेडेशन में आना चाहिए। तो वहाँ पे हमें जो फाइनेंशियल रीएलोकेशन जो है थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा ताकि इन सिटू स्लम अपग्रेडेशन में हम ज़्यादा फोकस करें, ताकि लोगों को वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा मिले। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो गरीब लोग हैं, इनको एक फ्री बस पास दे सकते हैं या फ्री मेट्रो टिकट दे सकते हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट्स जो है शहर से बाहर है और रोज़ अगर उनको नौकरी करने के लिए अगर बस में आना है और वापस जाना है तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा उनका। और उनको डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको हमें मालूम नहीं है कि उनको उस दिन शहर में जाएगा लेकिन काम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर वापस आ जाएगा, उसका 50 रुपया बस का खर्चा हो गया लेकिन डेली वेज नहीं मिला बेचारे को। तो इसलिए हम उनको एक फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें, फ्री बस पास दे दे, फ्री मेट्रो कार्ड दे दे, उस तरीके से कुछ बेनिफिट्स दे दे। ठीक है, समय लालवान जी आखिर में आपका कमेंट, क्योंकि सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सरकार जो कहती रही है तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो भी लक्ष्य सरकार ने तय किए हैं वो समय पर पूरे किए हैं या समय से पहले पूरे कर लिए हैं, ऐसे में इस योजना को लेकर आगे उम्मीदें? देखिए, ये भी समय पे पूरा होगा, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन अब समय पे पूरा होगा। लेकिन ये बात सही है कि इसमें स्टेक होल्डर जो हैं, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सब का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी ये योजना हम सक्सेस कर पाएंगे, समय पे पूरी कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि 2024 का जो लक्ष्य है हमारा कि सबके घर पक्के हों, वो पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ समय मुद्दा आपका में यहीं पूरा हो गया है। शंकर लालवानी जी आपका, प्रोफेसर राव आपका और सुधीर कृष्णा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में फिलहाल जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।